नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। समीरा के लाख समझाने के बाद भी जब सिद्धांत ने उसके प्लान में शामिल होने से मना कर दिया तो उसने अब एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें फंसने के बाद सिद्धांत पूरी तरह से गिल्ट से भर चुका था। कल रात समीरा और सिद्धांत के बीच क्या हुआ ये किसी को पता नहीं था, लेकिन जिस हालत में दोनों बेड पर साथ में उठे थे उसे देखकर तो सिद्धांत को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही गलती नजर आ रही थी। वो तो समीरा की जिम्मेदारी उठाने के लिए दोनों हाथों से तैयार बैठा था, लेकिन समीरा ने उसकी बिना सुनी और चुपचाप सिद्धांत के घर से निकल गई। इधर स्टडी रूम में बैठकर उस डॉक्यूमेंट को सिद्धांत देख रहा था और सोच रहा था कि नेहा के ड्रग की सच्चाई आदित्य को कैसे बताए। उसने देखा वो डॉक्यूमेंट ठीक वैसे ही रखा था जैसे उसने रखा था। कल रात समीरा उसके घर में थी, उसके बाद भी उसने इस एविडेंस को गायब करने की कोशिश नहीं की। ये सोचकर सिद्धांत का विश्वास समीरा पर अब और भी गहरा हो रहा था। अगर वो चाहती तो इस एविडेंस को मुझसे छीन सकती थी, पर नहीं। इसका मतलब है कि उसे मुझ पर भरोसा है। उसे भरोसा है कि मैं ये राज आदित्य से छुपा कर उसकी हेल्प करूंगा। अगर उसको यही लगता है तो यही सही, मैं भी उसकी हेल्प करने के लिए अब रेडी हूँ। मैंने ऑलरेडी उसके साथ इतना गलत कर दिया है कि अब मैं और नहीं कर सकता हूँ। सिद्धांत ने ये सोचकर उस डॉक्यूमेंट को हाथ में पकड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपनी आंखों के सामने उड़ा दिए। यहाँ सिंगानिया मेंशन में नेहा और आदित्य आराम से रह रहे थे। उनके अगले कुछ दिन बहुत ही पीसफुली गुजरे थे। आदित्य ने नेहा का ध्यान रखने के लिए सर्वेंट्स को सख्त हिदायत दी हुई थी। आदित्य से परमिशन लेने के बाद नेहा अब रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसने फिर से अपना काम उसी पेस से करना शुरू कर दिया था जैसे वो किया करती थी। रोहन के कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट आते रहते थे और उसी सीरियसनेस में अब लव बर्ड्स नाम का उसी सीरीज में अब एक लव बर्ड नाम का एक शो रोहन को मिला था, जिसकी तैयारी वो पूरे जोरों शोरों से कर रहा था। उस शो के प्रोड्यूसर ने नेहा और रोहन को एक पार्टी के लिए भी इनवाइट किया था। पहले तो नेहा का ऐसी किसी भी पार्टी में जाने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि ये पार्टी प्रोफेशनल टर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसने अब मन मार कर इस पार्टी के लिए हाँ कह दिया। उसने अपने और रोहन दोनों के ही फॉर्मल कपड़ों की शॉपिंग की। अब उसे बस आदित्य को इसके बारे में बताना था। उसने ऑफिस से ही आदित्य को कॉल किया, जिसे उठाते ही अब आदित्य ने कहा, हेलो आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नेहा ने डरते डरते कहा। वो जानती थी कि आदित्य को उसकी ऐसी पार्टियों में जाना पसंद नहीं था और तो और वो प्रेग्नेंट थी। अब तो उसकी डबल केयर करता था। हाँ मुझे पता है तुम्हें आज किसी पार्टी में जाना है, आदित्य ने कहा। ये सुनकर नेहा हैरान हो गई। उसके बोलने से पहले ही आदित्य ने पार्टी का जिक्र कर दिया। नेहा नहीं जानती थी कि आदित्य को उसके ऑफिस के एक एक खबर मिलती रहती थी, इसलिए उसे इस पार्टी के बारे में पहले से ही पता था। वो तो बस नेहा के बताने का वेट कर रहा था। पर तुम्हें, नेहा तो पूछना चाहती थी उससे पहले ही अब आदित्य ने कहा, पता है मुझे नेहा। उसके इतना कहने के बाद नेहा को अब लगा जैसे उसका काम आसान हो गया। उसका तो डर ही जैसे भाग गया था। ओ तो मैं आज ऑफिस से ही रोहन के साथ निकल जाऊंगी। तुम पीहू और आंटी से कह देना वो परेशान ना हो, मैं टाइम से घर आ जाऊंगी, नेहा ने कहा। हाँ अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना, आदित्य ने भी बड़े ही ठंडे अंदाज में कहा। और हाँ तुम्हें पता है ना कि जैसे ही आदित्य अब अपनी बात कहने वाला था, नेहा ने बीच में उसे रोक कर कहा, हाँ मुझे पता है मैं अल्कोहल नहीं पी सकती हूँ, डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, नेहा ने कहा। एक तो पहले से ही उसका अल्कोहल टॉलरेंस अच्छा नहीं था और ऊपर से इस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, तो उसे वैसे भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना था। हाँ ठीक है कहकर आदित्य ने फोन रख दिया। जिस तरह से उसने फोन रखा, नेहा को लग रहा था कि कहीं आदित्य नाराज तो नहीं हो गया। वो जैसे ही उसे कॉल बैक करके बात करने वाली थी, उसे सारा ने आवाज देकर बुला लिया। आदित्य ने फोन रखते ही सबसे पहले अब मयंक को अपने कैबिन में बुलाया। उसके आते ही आदित्य ने बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मयंक, नेहा आज किसी पार्टी में जा रही है,
पता करो कि वेन्यू क्या है और कुछ लोगों को उसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजो। ध्यान रहे कि पार्टी में कोई भी उसे जबरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश ना करे, ना कोई ज्यादा उसके करीब आए। आदित्य की बात सुनकर अब मयंक भी समझ गया था कि उसे क्या करना था। नेहा के साथ इतना सब कुछ होने के बाद उसका इतना सतर्क होना तो लाजमी था। वो तुरंत आदित्य के ऑर्डर्स लेकर वहां से निकल गया और अपने सबॉर्डिनेट्स को नेहा के पीछे जाने के लिए कह दिया। इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि नेहा को इस बारे में पता न चले कि आदित्य ने उसकी सेफ्टी के लिए लोगों को भेजा है। यहाँ आदित्य ऑफिस से अपना काम खत्म करके डार्कनेट के ऑफिस जाने वाला था। डार्कनेट वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो आदित्य के पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स हैंडल करती थी। ये वो मैटर्स होते थे जो हिडन होते थे, जिनके लिए एजेंट्स की टीम काम किया करती थी। आदित्य नेहा के ड्रग वाले मैटर को लेकर अपने इन्वेस्टिगेशन डार्कनेट के थ्रू ही काम कर रहा था। मयंक के साथ आदित्य वहां के लिए निकल गया था। शहर के आउटर पर यह ऑफिस था जिसका इंचार्ज खुद आदित्य सिंघानिया ही था। जैसे ही गाड़ी ऑफिस के पास रुकी, आदित्य ने मयंक को वहीं बैठने के लिए कहा और खुद ऑफिस के अंदर चला गया। जैसे ही आदित्य अब ऑफिस के अंदर आया, वहां का मैनेजर मिस्टर बोस खुद उठ के खड़े हो गए। सर आप आ गए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। मिस्टर बोस की उम्र लगभग 40 साल के आसपास की थी और वहीं आदित्य के ऑर्डर्स पर इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते थे। इस ऑफिस को देखकर ही ऐसा लगता था जैसे इसका नाम डार्कनेट क्यों रखा गया था। यहाँ की दीवारों से लेकर एक एक फर्नीचर तक सब कुछ डार्क कलर का था और इसी डार्क एरियाज में आदित्य के डार्क मैटर्स हैंडल किए जाते थे। मिस्टर बोस के वेलकम को आदित्य ने ज्यादा ना इंटरटेन करते हुए बड़े ही सादे अंदाज में कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, कुछ पता चला कौन था इन सब के पीछे। आदित्य का ये सवाल सुनकर मिस्टर बोस की नजरें तो शर्म से अब नीचे झुक गई थी। उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर ही आदित्य समझ गया था कि अब बात क्या है। सॉरी टू से सर, पर हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। हमने बहुत ही कोशिश की, लेकिन किसी ने बड़े ही चालाकी से सारे ही एविडेंसेस को खत्म करवा दिया है। हमें बस इतना पता चला है कि इस मैटर का कोई न कोई कनेक्शन बजाज फैमिली से जरूर है, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे हम कुछ कह सकें, जिससे ये साबित हो सके कि एग्जैक्टली किसने किया है ये सब। मिस्टर बोस ने सर झुकाकर अपना अपडेट आदित्य को दिया। ये सुनते ही आदित्य अब एकदम आग बबूला हो गया। उसने अब गुस्से में घूरते हुए मिस्टर बोस को देखा और कहा, व्हाट आर यू सेइंग? हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा मतलब? डार्कनेट कर क्या रहा है? इतने दिन हो गए इस बात को और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक भी एविडेंस नहीं ढूंढ पाई। सीरियसली, आर यू गाइज इवन वर्किंग? आदित्य का गुस्सा देखकर अब मिस्टर बोस के पसीने छूट गए थे। इससे पहले कि उसके साथ कुछ हो जाए, वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ गया और दोनों हाथ जोड़कर अब आदित्य से कहने लगा, सर वी आर सॉरी। सर, हमें खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे हो गया। हमें ये पता है कि बजाज फैमिली हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही प्रिपेयर्ड थी, इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक भी सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन सर, आप फिक्र मत करिए, कभी ना कभी कोई ना कोई एविडेंस जरूर रह जाता है जो आज नहीं तो कल हमारे हाथ जरूर लगेगा। मिस्टर बोस ये सब कुछ कहकर आदित्य के सामने माफी की भीख मांग रहे थे। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि डार्कनेट किसी सीक्रेट के बारे में पता न लगा पाए। सब इस बात से डरते थे कि आदित्य के लिए कुछ भी पता करना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस बार अगर उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था तो इसका मतलब तो साफ था कि डार्कनेट से भी स्मार्ट कोई था जो सारे ही एविडेंसेस छुपाने में कामयाब हो गया था। सर, हमें तो लगता है कि बजाज फैमिली का कोई तो एक्सटर्नल सपोर्ट जरूर है, क्योंकि बिना किसी बड़े जासूस या एजेंट की हेल्प के बिना ये सब कुछ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई तो है जो बजाज फैमिली को गाइड कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए, मिस्टर बोस ने कहा। आदित्य ये सब सुनकर सोच में पड़ गया और भी मिस्टर बोस की बातें अब उसे भी ठीक लग रही थी। समीरा अकेले ये सब कुछ कभी नहीं कर सकती थी। उसे भी लग रहा था कि कोई ना कोई उसकी हेल्प जरूर कर रहा था। हाँ, ये सब जो कोई भी कर रहा है पता करो, एक आदमी को इस काम में लगा दो, लेकिन मुझे रिजल्ट ला कर दो। मैं इस बार तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ और मेरे आखिरी मौके का मतलब तुम अच्छे से जानते हो। आदित्य ने मिस्टर बोस को धमकाते हुए उसे और उसके आदमियों को बस कुछ दिनों की मोहलत दी।
उसके लिए उस इंसान तक पहुंचना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। मिस्टर बोस को लगा जैसे उसे आदित्य की माफी मिल गई हो। उसने भी इस बार पूरा जी जान लगाने का वादा किया और इस दूसरे मौके के लिए आदित्य के पैर पकड़ लिए। उसके पैर छूने के बाद अब मिस्टर बोस तो वहां से चले गए और आदित्य इस डार्क रूम में अकेला रह गया था। आदित्य थोड़ी देर के लिए इस अंधेरे में जैसे कहीं खो सा गया था। वो वहां पर लगे हुए काले सोफे पर कुछ देर के लिए बैठ गया था। उसके ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर उसे अपना फेलियर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद नेहा को जस्टिस नहीं दिला पा रहा था। इतनी कोशिशों के बाद भी उसके गुनहगार और को वो ढूंढ नहीं पाया। उसकी वजह से उसकी नजरों में खुद के लिए अब शर्म बढ़ती जा रही थी। नेहा, नेहा मुझे माफ कर दो। पहले तो मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा और अब मैं तुम्हें इंसाफ भी नहीं दिला पा रहा। बट अब और नहीं, इस मैटर को मैं जल्द से जल्द क्लियर करूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि समीरा ने ही किया है। लेकिन जब तक मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लगता तब तक आई जस्ट नीड वन एविडेंस। उसके बाद तो फिर मीरा को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो मन ही मन ये सब कुछ सोच रहा था। उस दिन सिद्धांत का घबराया हुआ चेहरा अब उसके जहन से अभी तक मिटा नहीं था। उसे टाइम निकालकर सिद्धांत से भी बात करनी थी। क्या पता एक और कन्वर्सेशन से उसे कुछ कंक्रीट हिंट्स मिल जाए। यहाँ नेहा और रोहन पार्टी में आ चुके थे। शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ साथ और भी बड़े बड़े लोग पार्टी में मौजूद थे। नेहा और रोहन एक एक करके सबसे मिल रहे थे। नेहा को वहां जाकर पता चला कि आज की पार्टी में एक स्पेशल डांस ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे इसी शहर की एक लोकल डांसर करने वाली थी। पार्टी में नेहा तो क्या, वहां बैठे सभी लोग उस डांस परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। लोगों के बीच ये बातें चल रही थी कि ये डांसर बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है। जैसे ही डांस की अनाउंसमेंट हुई सभी के साथ नेहा ने भी अपनी धड़कनें थाम ली। उसे भी पर्सनली डांस और गाने में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए वो खुद भी इस परफॉर्मेंस को खुल के एंजॉय करना चाहती थी। और जैसे ही अनाउंसमेंट के बाद डांसर स्टेज पर आई, उसका चेहरा देखते ही नेहा की आंखें अब फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो डांसर अब उसके सामने परफॉर्म करने के लिए आई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन कनिका ही थी। स्टेज के नीचे खड़ी होकर नेहा अपनी बहन कनिका को प्राउडली डांस करता हुआ देख रही थी। उसे उसके अचानक से अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा सपना भी याद आ गया था। जिस तरह से उसका इंटरेस्ट बचपन से डांस की तरफ था, उसे हमेशा ही लगता था कि उसे डांस को ही अपना करियर बनाना है। अपने पैरों को थिरकता महसूस करके जिस तरह की खुशी उसे महसूस होती थी, उससे उसने एक टाइम पर डिसाइड कर लिया था कि उसे डांस सीखना है। लेकिन त्रिपाठी फैमिली को ये सब मंजूर नहीं था। उनके लिए तो नेहा का डांस करना उनकी इज्जत गंवाने के बराबर था। फ्लैशबैक। डैड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। नेहा ने अपने डैड दिनेश से डरते हुए पूछने की कोशिश की। दिनेश एक फैमिली गैदरिंग की तैयारी करने में बिजी थे। त्रिपाठी फैमिली की ऐसी गैदरिंग साल में 2 बार हुआ करती थी। ऐसी पार्टीज में एक्सटेंडेड फैमिली से लेकर फैमिली फ्रेंड्स भी आते थे। हर साल इसे फैमिली के अलग अलग सीनियर लोग ऑर्गेनाइज करते थे और इस बार बारी दिनेश की थी। 200-300 लोगों की ये गैदरिंग किसी शादी से कम नहीं होती थी। नेहा को इसी फैमिली फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसी बात करनी थी जिसे बोलने से पहले उसने 100 बार सोचा था। डैड, नेहा बार बार दिनेश का अटेंशन पाने की कोशिश कर रही थी। जिस वक्त दिनेश इम्पोर्टेंट कॉल लगाने में बिजी था, आजकल वो इन तैयारियों में इतना व्यस्त रहता था कि अपने बच्चों के साथ भी फुर्सत के 4 पल नहीं बिता पाता था। हाँ बोलो, दिनेश ने बिना नेहा की तरफ देखे अपने मोबाइल को देखते हुए पूछा। डैड, मुझे कुछ पूछना है आपसे, नेहा ने कहा। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, दिनेश ने एक बार फिर अपने मोबाइल को देखते हुए नेहा से कहा। डैड, मैं इस पार्टी में एज ए डांसर परफॉर्म करना चाहती हूँ। नेहा ने फाइनली पहली बार अपने मन की बात अपने डैड से कही थी। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही दिनेश ने एकदम से ही उसकी ओर देखा। उसका एक्सप्रेशन देखते ही नेहा समझ गई थी कि उसका डैड का जवाब क्या होगा। व्हाट, कौन सी पार्टी में, दिनेश ने पूछा। हमारी फैमिली गैदरिंग में डैड, जो होने वाली है उसमें। आई नो आप अलग अलग आर्टिस्ट को बुला रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मैंने भी कुछ तैयारियां की हैं और मैं भी अब उसमें परफॉर्म करना चाहती हूँ, नेहा ने कहा।
उसकी पूरी बात होते ही दिनेश ने अब उसे समझाते हुए कहा, ये क्या कह रही हो नेहा, तुम त्रिपाठी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो। इस फंक्शन में तुम्हारी कुछ अलग ही जिम्मेदारी होगी। तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए ना कि नाच गाने पर डैड आपने मुझे जो भी काम दिया था मैंने वो सब कुछ कर दिया है। आप चाहे तो लिस्ट रीचेक कर सकते हैं डैड मैं सच में वहाँ पर परफॉर्म करना चाहती हूँ। नेहा ने इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा। वो चाहती थी कि इस फंक्शन से वो अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करे कि उसके लिए डांस कितना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिनेश को ये बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी। उसने नेहा को अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया और कहा, नेहा मैंने कहा ना हमारी फैमिली में इस तरह की चीजों को अच्छा नहीं माना जाता है, और तुम तो बड़ी हो, अगर बड़ी बहन ये सब करेगी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कुछ भी ऐसा करने की मत सोचना जिससे कि हमारे इज्जत को ठेस पहुंचे और लोग हम पर हंसें। यू हैव टू बी केयरफुल। नेहा को इतना समझाने के बाद दिनेश वहां से चला गया। उसने ये भी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की कि नेहा कहना क्या चाहती थी। और जब नेहा अपनी किस्मत समझकर उसने अब एक्सेप्ट करने वाली थी कि तभी पीछे से अब एक आवाज आई, दीदी। नेहा ने पलट कर देखा तो वहां पर कनिका खड़ी हुई थी। नेहा कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही कनिका ने बोलना शुरू कर दिया, ओ आपको भी वही परफॉर्म करना है क्या जहां मैं करने वाली हूँ। ये सुनते ही तो नेहा और भी कंफ्यूज हो गई। वो एक्चुअली क्या है ना, परफॉर्मर ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है और वो हूँ मैंने डैड को पहले ही कह दिया था कि इस बार तो मैं ही परफॉर्म करने वाली हूँ, इसलिए शायद उन्होंने आपको। कनिका ने बड़ी ही चालाकी से इस बार भी वो मौका अपने नाम कर लिया था जिसे नेहा चाह रही थी। नेहा अब समझ चुकी थी कि कनिका को मौका देने के लिए दिनेश ने उसको समझदारी का पाठ पढ़ा दिया था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, शिकायतें भी बहुत थी, लेकिन ये सब कुछ कहने का अब कोई और मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अपने डैड के डिसीजन के आगे वो कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। अरे आप क्या सोचने लग गई, आपको तो पता है ना डैड लव्स मी मोर। हाँ, कनिका ने अब हंसते हुए कहा और वो वहां से चली गई। फ्लैशबैक एंड आज नेहा को अचानक से वो घटना याद आ गई क्योंकि कनिका उसके सामने परफॉर्म कर रही थी। जब से उसके डैड दिनेश कनिका और मंजू को लेकर उसके घर आए थे, उसे हर बार लगता था कि उसके डैड कनिका से ज्यादा उसकी बात मानते हैं, लेकिन बड़े होने के नाते उसने हर बार इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब कनिका की चाल की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था, तब उसे फील हुआ कि शायद त्रिपाठी फैमिली में सच में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, जो सपना मैंने देखा था आज वो कनिका जी रही है। नेहा के मन में ये बात चल ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, यहाँ इस भरी पार्टी में अकेले, वो भी इतनी टेंशन में। क्या हो गया, भूत देख लिया क्या। नेहा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ये आवाज विक्की की थी। सभी की तरह सूट पहनकर विक्की भी इस पार्टी में आया हुआ था। इतने दिनों बाद अचानक उसे अपने सामने देखकर नेहा को शौक जरूर लगा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें उस पे से हटाते हुए कहा, नथिंग। उसके इस जवाब ने विक्की के अंदर और इंटरेस्ट जगा दिया था। उसने अब मुस्कुराते हुए नेहा के पास आकर कहा, नेहा हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ठंडा रिस्पॉन्स दोगी, कम से कम एक स्माइल ही दे दो। उसकी बात सुनकर नेहा को इरिटेशन तो हो रही थी, लेकिन उसके पास वहां खड़े होने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। विक्की उसके पास आकर अब अपनी वाइन के साथ बैठ गया। नेहा चाहकर भी वहां से जा नहीं पा रही थी क्योंकि एक विक्की ही था जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। भले ही उनके बीच कोई फ्रेंडली रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी इग्नोर कर पाना उसे मुश्किल लग रहा था। बड़ा सोचने के बाद आखिरकार अब उसने पूछा, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये पार्टी तो शो प्रमोशन से रिलेटेड प्रोड्यूसर ने रखी है, तुम यहाँ। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि रोहन के शो के लिए जो पार्टी रखी गई थी वहां पर विक्की क्यों आया था। विक्की को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और अब उसने कहा, क्यों, अगर तुम हंस सकती हो तो मैं क्यों नहीं। हाँ, आई डोंट नो तुम्हें ये पता है या नहीं, बट इस शो में मैंने भी इन्वेस्ट किया है। मेरी भी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसे आप छोड़कर चली गई थी। उसने बातों बातों में नेहा को ताना मार कर ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि उसने विक्की के साथ कितना बड़ा धोखा किया था। लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नेहा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके मन में सवाल तो कई आ रहे थे, लेकिन वो इस वक्त किसी भी तरह की गॉसिप में नहीं पड़ना चाहती थी। वो बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी और वो पूरा ध्यान रख रही थी कि आज उसे अल्कोहल को टच भी नहीं करना है।
विक्की बड़ी देर तक नेहा के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था, लेकिन नेहा कुछ नहीं बोल रही थी। विक्की को चटपटाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो नेहा से, लेकिन नेहा उसे सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। बड़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार अब विक्की से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, वैसे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें लगा होगा कि तुम फन क्लब से निकलकर मुझे भूल जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। मेरा ध्यान तुम्हारे जाने के बाद भी तुम पर ही था। उसकी बात नेहा को बड़ी अजीब लग रही थी। उसे इतना तो पता था कि विक्की के मन में उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं था, तो फिर वो किस तरह के ध्यान की बात कर रहा था। क्या मतलब? नेहा ने अब हैरान होकर पूछा। वो समझ नहीं पा रही थी कि विक्की के ये सब करने के पीछे इंटेंशन क्या था। नेहा की तरफ से ये सवाल सुनकर विक्की को बोलने का के एक और मौका मिल गया था। उसने तुरंत नेहा के कानों के पास जाकर अब धीरे से कहा, नेहा, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की है और तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी, और मुझे ये भी पता है कि अभी तक तुम लोग उस इंसान तक पहुंच नहीं पाए हो। विक्की ने फाइनली अब वो कह दिया था जो बताने के लिए वो आज की पार्टी में आया था। उसकी बात सुनकर नेहा एकटक उसे ही ब्लैंक होकर देखे जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी फटी आंखें ये अच्छे से कह रही थी कि उसके लिए ये सुनना कितना बड़ा शौक था। इतना सब कुछ आखिर विक्की को कैसे पता था? व्हाट डू यू मीन? नेहा के मुंह से अब पहला शब्द यही निकला। उसकी क्यूरियोसिटी देखकर अब विक्की को अंदर ही अंदर मजा आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने अब अपना काम कर दिया है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत कहा, इसका मतलब क्या है? ये सब तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता अभी। आसपास बहुत ही लोग हैं और तुम्हें तो पता ही है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए अगर तुम्हें सब जानना है तो तुम्हें रूम में आना होगा, क्योंकि ऐसी बातें इतने लोगों के बीच में नहीं होती। इतना कहते ही विक्की ने अब अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और निकाल कर वहां पर रख दिया। ये कार्ड उसी रूम की थी जिसमें विक्की नेहा को बुला रहा था। कार्ड रखते ही वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर तक तो उसे ये समझने में लग गई कि विक्की ने उससे कहा क्या कह रहा था ये? क्या इसे सच में उस इंसान के बारे में पता है जिसने ये सब कुछ किया है? नेहा के मन में पहला सवाल यही था। वो खुद भी जानती थी कि इतने दिनों में आदित्य किस जद्दोजहद से उस इंसान को ढूंढने में लगा हुआ था, और मैं कैसे विक्की की बात पर अब भरोसा कर लूं? वो तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे सच में उससे मिलने के लिए जाना चाहिए क्या? पर एक रूम में, वो भी विक्की के साथ। कहीं मैं फिर से किसी ट्रैप का पता करने के लिए किसी दूसरे ट्रैप में ना फंस जाऊं। नेहा के दिमाग में ऐसे कई ख्याल आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने रखी की को उठाकर वो रूम की तरफ जाए या नहीं। उसके साथ ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका था कि अब वो अपने और अपने बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन एक विक्की ही था जो मुझे उस इंसान के बारे में बता सकता है। मुझे जानना है कि किसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, और ये सिर्फ विक्की ही बता सकता है। एक माँ होने के नाते नेहा अपने बच्चे के गुनहगार तक अब पहुंचना चाहती थी। नेहा ने अब विक्की की दी हुई चाबी को हाथ में पकड़कर बड़ी ही देर तक सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत की और अब वो कार्ड की को उठाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने सोच लिया था कि एक माँ होने के नाते उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसके बच्चे को मारने की हिम्मत किसने की थी, और उसके लिए वो किसी भी डर का सामना करने को तैयार थी। उसने कार्ड पर रूम नंबर देखा और सीधा 4th फ्लोर की तरफ चल दी। अगर आदित्य को ये पता चलेगा कि मैं विक्की से मिलने अकेले रूम में गई हूँ तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा, लेकिन जब मैं उसे उस इंसान का नाम बताऊंगी जिसने हमारे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की है तो नहीं, मुझे सच जानना है। नेहा ये सब कुछ सोचते हुए फाइनली अब उस कमरे के बाहर पहुंची जहाँ विक्की उसका इंतजार कर रहा था। जितने कॉर्नर में ये रूम था, एक बार तो नेहा के कदम वो देखते ही रुक गए थे। नेहा, यू हैव टू डू इट, मन में सोचते हुए उसने हिम्मत बांधी और उस रूम की बेल बजा दी। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो दरवाजा खुला तो नेहा ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। दरवाजे पर एक सुंदर और होट लड़की खड़ी थी जिसने घुटनों से ऊंची एक रेड ड्रेस पहन रखी थी। उसका तड़कता भड़कता मेकअप और अदाएं देखकर नेहा को शक हो गया था कि वो यहाँ पर क्या कर रही होगी। उस लड़की ने भी बिना कुछ कहे बस नेहा को स्माइल करते हुए देखा और अपनी हाई हील्स में वहां से चली गई। कुछ पलों के लिए नेहा की नजर उस पर इतनी टिक गई थी कि उसे रूम के अंदर सोफे पर बैठा विक्की दिखाई ही नहीं दे रहा था।
मुझे पता था तुम जरूर आओगी, विक्की ने अंदर बैठे हुए कहा। जैसे ही नेहा ने उसकी आवाज सुनी, उसका ध्यान अब उस लड़की से हटकर अब विक्की पर पड़ा। उसने देखा कि कमरे की लाइट बिल्कुल डिम थी और वो बड़ी ही मुश्किल से विक्की को देख पा रही थी। जिस तरह से सोफे पर वो आराम से बैठा था, नेहा को समझ आ चुका था कि उसके यहाँ आने से पहले क्या हो रहा होगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अनकंफर्ट देखकर विक्की समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसलिए उसने तुरंत उसे ज्यादा सोचने से रोकते हुए कहा, हाँ हाँ ज्यादा मत सोचो, तुम मुझे ढूंढती हुई यहाँ आई हो ना, तो अब अंदर आ भी जाओ। इतना कहते ही विक्की ने पास में रखे रिमोट से कमरे की बाकी लाइट्स भी ऑन कर दी। नेहा भी समझ गई थी कि यहाँ पर क्या हो रहा था और क्या नहीं। ये सब कुछ उसे नहीं सोचना चाहिए। वो तो यहाँ पर सच जानने आई थी और उसे पता करते ही वो यहाँ से निकलना चाहती थी। हाँ, अब अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था तो वो भी बता दो जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, नेहा ने अब कमरे की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। वो इधर उधर की बात में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना सीधे ही पॉइंट पर आ गई थी। उसका कॉन्फिडेंस देखकर विक्की एक बार फिर से इम्प्रेस हो गया था। उसके एटीट्यूड को देखकर उसे ऐसा नहीं रहा था कि वो विक्की से कुछ पूछने आई थी। विक्की ने अब तुरंत उसको हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, पर यार तुम थोड़ा तो रिक्वेस्ट मोड में आओ। मतलब तुम मुझसे पूछने आई हो तो वैसा ही फील कराओ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम मुझसे हेल्प लेने के लिए आई हो। विकी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही गॉसिप के मूड में था, लेकिन नेहा को ये सब सुनने में का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन उसे भी पता था कि विकी से इन्फॉर्मेशन निकालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन विकी की बकवास सुनकर जब उसके पेशेंस ने जवाब दे दिया तो उसने अब चिढ़कर कहा, मैं यहाँ सिर्फ वो सच जानने के लिए आई हूँ, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, अदरवाइज मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जैसे ही नेहा वहाँ से मुड़ने वाली थी, विक्की ने उसे जाते हुए रोक लिया और कहा, अरे अरे रुको, मैं बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने बुलाया ही तुम्हें इसीलिए है। विक्की की बात सुनकर नेहा ने खुद को रोक लिया। विक्की ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया, जिसे मानते हुए नेहा सोफे पर बैठ गई। विक्की ने धीरे से अपनी एक सिगरेट जलाई और एक एक करके धुएं के लच्छे निकालने लग गया। मैं तुम्हें ये सच बता तो दूंगा, लेकिन फन क्लब के खुद के कुछ रूल्स हैं। उसे जानने के बाद तुम और कोई सवाल नहीं कर सकती मुझसे, ना ही मैं और कुछ बताऊंगा। विक्की ने इस सच को बताने से पहले अपनी कंडीशन रख दी। नेहा ये सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो गई। वो जानती थी कि सच जानने के बाद उसके मन में एक नहीं बल्कि 100 सवाल आएंगे, लेकिन वो उन्हें पूछ ना पाए, ऐसा कैसे हो सकता था। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि ये कैसी कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन को मानने के अलावा अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर उसे सच जानना है तो उसे विक्की की हाँ में हाँ मिलानी होगी। वो इतनी ज्यादा क्यूरियस थी कि उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है बताओ। इतना कहते ही वो विक्की के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब उस सच को जानने की बेचैनी में उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी घबराहट देखकर विक्की के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। उसने अब अपनी सिगरेट का एक कस लेते हुए बड़े ही स्टाइल से कहा, तुम्हें ड्रग देने वाली कोई और नहीं बल्कि समीरा थी। विक्की ने बड़े आराम और शांति से ये बात नेहा से बता दी। ये सुनते ही नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या समीरा, ये क्या कह रहे हो? नेहा के मुंह से निकला। वो इतना तो जानती थी कि समीरा उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो इस हद तक जा सकती है इसके बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, विक्की ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस सिर हिला दिया। उसे नेहा का ये चौंकता हुआ चेहरा देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। पर ये तुम कैसे कह सकते हो? मतलब मैं कैसे मान लूं कि ये बात सच है? कैसे? और मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहेगी वो? नेहा इतनी शौक में थी कि उसने ठीक से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और ये तुमने कैसे पता किया? तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इस बात का? नेहा के मन में जो कुछ भी आ रहा था उसने सब कहने की कोशिश की। वो भी इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी एविडेंस के बिना वो कैसे मान ले कि समीरा इन सब के पीछे थी। पर वो ये भी भूल गई थी कि विक्की ने ये बात बताने से पहले ही कुछ कंडीशन रखी थी। शायद तुम भूल गई हो, मैंने ये बात बताने से पहले ही एक कंडीशन रखी थी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ समीरा ने किया है तो यू हैव टू बिलीव दिस। और रही बात तुम्हारे दूसरे सवालों की, तो वो तुम अब नहीं कर सकती हो। विक्की की बात सुनते ही नेहा को उसकी कंडीशन याद आ गई।
अरे पर बिना एविडेंस के मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं? नेहा ने पूछा। नेहा, अगर मैंने कह दिया है तो तुम्हें उस पर बिलीव करना होगा। फन क्लब से आई इन्फॉर्मेशन अपने आप में ही एक एविडेंस होती है, विक्की ने कहा। नेहा ने एक पल के लिए तो अपना सिर पकड़ लिया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर यकीन करे या नहीं, किसी से कहे या नहीं। वो ये जानती थी कि विक्की बिना एविडेंस के समीरा पर इतना बड़ा एलिगेशन नहीं लगा सकता था। पर समीरा वो ये सब क्यों करेगी? वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी, पर मेरे बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी? कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं क्योंकि वो आदित्य को। नेहा अब तरह तरह की बातें सोचकर अपने दिमाग में ये समझने की कोशिश कर रही थी कि समीरा के अंदर इतनी नफरत किस बात से भरी होगी। उसके चेहरे पर इतनी टेंशन देखकर विक्की को लग गया था कि यही सही समय है। उसने अब हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सिंघानिया मेंशन में अब रहना सेफ नहीं है। वहां रहते हुए तुम्हारे हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें ड्रग दे दिया तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहां से अब निकल जाना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से अब मेरे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि बस एक मैं ही हूँ जहां पर तुम पहले भी सेफ थी और अब भी रहोगी। विक्की की बात सुनकर नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त में भी विक्की ऐसी बातें कर रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने ये सब कुछ क्यों बताया था। वो नेहा को सब कुछ बताकर उसे आदित्य के ही खिलाफ भड़काना चाहता था, ताकि एक बार फिर नेहा को उससे दूर कर सके। नेहा उसकी चाल अच्छे से समझ चुकी थी। अब उसने कहा, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं कितना सेफ रहूंगी तुम्हारे साथ। सॉरी टू से, पर मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है। उसकी बात सुनकर विक्की कुछ नहीं बोल पाया और एकटक नेहा की अकड़ देखे जा रहा था। उसे लगा था सच जानने के बाद शायद नेहा थोड़ी सी सबमिसिव हो जाएगी, लेकिन नहीं। उसके चेहरे पर टेंशन जरूर थी, लेकिन अब भी उसके साथ आने के लिए वो तैयार नहीं थी। नेहा अब इतना सब जानने के बाद विक्की के सामने और नहीं रुकना चाहती थी। उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था कि वो यहाँ बैठकर कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसे यही लग रहा था कि ये कमरा विक्की का था। अगर उसे किसी जानने वाले ने यहाँ पर देख लिया तो खामखा सब उसके ऊपर शक करेंगे। उसने सोच लिया था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। वो तुरंत अब अपनी जगह से खड़ी हो गई और कहा, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। इतना कहते ही नेहा वहां से जाने के लिए मुड़ गई। विक्की चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। वो कुछ भी कहकर उसे रोकना नहीं चाहता था। उसे आदत नहीं थी दूसरों के मैटर्स में पढ़ने की, लेकिन इस बार वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे नेहा के मामले में क्यों पढ़ना था। आखिर क्या मिला उसे ये सच बताकर? इस बात से वो खुद भी अभी अनजान था। यहाँ नेहा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ समीरा की ही बातें घूम रही थी। विक्की के कमरे में से बाहर आते ही सबसे पहले तो उसने एक गहरी लंबी सांस ली। विक्की ने आज तक उसे हार्म करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसके आसपास रहकर नेहा को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत महसूस होती थी। बहुत कुछ नेहा के दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से उसका सिर अब भारी हो गया था। उसे नहीं लग रहा था कि वो पार्टी में रुक पाएगी। उसने नीचे आकर देखा कि रोहन प्रोड्यूसर से बात कर रहा था। पार्टी में आए लोग भी रोहन से मिलकर बहुत ही खुश लग रहे थे। नेहा को लग रहा था कि उसका यहाँ आने का पर्पज अब पूरा हो गया है और अब वो यहाँ से आराम से निकल सकती है। वो जैसे ही रोहन के पास गई, रोहन ने कहा, मैम आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको काफी देर से यहाँ ढूंढ रहा हूँ। वो कुछ कहती कि अब उससे पहले ही उसका चेहरा देखकर अब रोहन ने पूछ लिया, क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? नेहा के चेहरे पर टेंशन और घबराहट देख ऐसे झलक रही थी कि रोहन को उसकी तबीयत की अब चिंता हो गई थी। अरे नहीं नहीं रोहन, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ, इसलिए रोहन मैं चलती हूँ, तुम पार्टी एंजॉय करो, नेहा ने कहा। क्या करेगी नेहा इस सच को जानने के बाद? क्या वो आदित्य से बता पाएगी कि उसके दोस्त ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है? अब कैसे बचेगी समीरा आदित्य के गुस्से से?